आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लद्दाख सीरीज़ के नए एपिसोड में। जो व्यूवर्स इस वीडियो के थ्रू पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं मेरे से, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप प्रीवियस एपिसोड्स देख सकते हैं कि हमने कहाँ तक का एरिया किस तरह से कवर किया था। ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हम बात करेंगे श्रीनगर लेह हाईवे की जोजिला से आगे। ये जोजिला से आगे का रास्ता है। आप देख पा रहे हैं इसकी खूबसूरती, नज़ारे, एक ही बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप व्यूज़। ये खूबसूरती है लद्दाख रीजन की, जस्ट बियॉन्ड द जोजिला। हर ट्रैवलर की अपनी एक अलग कहानी होती है, अलग एक्सपीरियंस होते हैं। कोई किस तरीके से रास्तों को एंजॉय कर रहा है, कोई कैसे। पीछे मुझे एक ट्रैवलर मिले थे जो बाय साइकिल पूरा लद्दाख कवर कर रहे थे, और ये एक ट्रैवलर हैं जो पैदल घूम रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इनसे की गई गुफ्तगू के कुछ अंश। हाँ भाई, कैसे हो? कहाँ से हो? मैं नॉर्थ ईस्ट असम शाम से तो पता नहीं दिल्ली से पैदल दिल्ली से दिल्ली से कहाँ जा रहे उसके बाद भी घूमना है उधर, हो? लेकिन वो देखेंगे गाड़ी से जाए या पैदल ही। ओके। आप दिल्ली से? मैं प्रॉपर दिल्ली ओवर दिल्ली से। मैं लाल किला से शुरू किया 1 तारीख को ओके सुबह 4 बजे। ओके। तो वहाँ से आप पैदल या हिचाइकिंग करते हुए आए? ना पूरा पैदल, पूरा? खाली आपका जम्मू की वो टनल था ना, वो हाँ जी, हाँ जी। जो टनल था ना, हाँ जी। 2-3 टनल था, तो उधर पे मुझे थोड़ा गाड़ी पे आना है। 60 किलोमीटर, ओके, 60 से 70 किलोमीटर में वो पकड़ लो, वो गाड़ी से आया, बाकी सब पैदल। चले, ओके ओके। तो जैसे आपने सुना, ये असम के भाई थे जिन्होंने दिल्ली से अपना ये पैदल यात्रा शुरू की थी, विदाउट एनी हिच हाइकिंग और किसी तरह की लिफ्ट लिए बिना डायरेक्ट पैदल पूरा सर्किट कर रहे थे ये। तो यही मज़ा है एक्चुअली में सोलो ट्रैवलिंग का। आपको इस तरह से नए नए बंदे, उनके एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो उनके साथ। तो ग्रुप राइड्स में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना रह जाती हैं। आप अपने ही ग्रुप्स में, अपने ही उसके अंदर एंजॉयमेंट करते हो। इस तरह से जो एंजॉयमेंट है वो सिर्फ सोलो राइड में ही हो सकता है। और अभी हम हैं द्रास सेक्टर में। आफ्टर जोजिला ये काफ़ी बड़ा कस्बा है। जो हमारी कारगिल वॉर थी वो इसी सेक्टर में लड़ी गई थी, द्रास सेक्टर में। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, आप एक बार श्रीनगर छोड़ देते हैं तो श्रीनगर के बाद सोनमर्ग में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, जोजिला में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। आपको डायरेक्ट द्रास में ही पेट्रोल मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखें अगर आप प्लान कर रहे हैं तो, कि श्रीनगर से जस्ट आप निकलते हो तो अपना टैंक फुल करवा लें, क्योंकि फिर द्रास में ही आपको पेट्रोल पंप मिलना है। और इससे पहले द्रास में भी नहीं था, डायरेक्ट कारगिल में आपको पेट्रोल मिलता था। तो पेट्रोल कैंस वगैरह जो राइडर्स थे, ट्रैवलर्स थे, वो कैरी करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब द्रास में मिल जाता है। तो आप यहाँ से फिल करवा के फिर आगे कारगिल के अंदर आप दोबारा से टॉप अप कर सकते हैं। द्रास के बारे में जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि ये वर्ल्ड की सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। एक गांव है जो रशिया में है, दूसरा डायरेक्ट इंडिया में ही है, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस। इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से
द्रास के लोगों का जो स्क्रीन इम्प्रेशन है, हम नॉर्मली पहाड़ी लोगों में कलर जो देखते हैं वो वाइट कलर देखने को मिलता है, लेकिन द्रास के लोगों का ऐसा नहीं है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से इनकी जो स्किन कलर है, स्किन इम्प्रेशन है, वो नॉर्मल से आपको थोड़ा डार्क देखने को मिलेगा। वो रीज़न बर्फ़ का रीज़न है कि इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से ऐसा है। ये बात मेरे को वहीं के लोगों ने, लोकल लोगों ने बताई थी जब मैं वहाँ पे नाश्ता कर रहा था। तो ये भी एक मज़ेदार चीज़ पता चली थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये खूबसूरती है लद्दाख हाईवे की, जिसके लिए दुनिया भर से लोग, भारत के लोग तो करते ही हैं, अदर्स कंट्रीज़ के भी लोग ये रोड पे राइड करने का अनुभव करते हैं, क्योंकि दूर तक आपको इतने खूबसूरत लैंडस्केप देखने को मिलते हैं और साथ में इतनी सुंदर नदियाँ थ्रू आउट द रोड आपके साथ साथ बहती हैं। और अभी हम कारगिल के अंदर, कारगिल शहर के अंदर घुसने वाले हैं। जो आपकी टेरिटरी है वो तो हम काफ़ी पहले क्रॉस कर चुके हैं कारगिल की, इस टाइम ये कारगिल एरिया ही है, लेकिन अब हम मेन शहर के अंदर घुसने वाले हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने कारगिल शहर के अंदर इतना शूट नहीं किया था, होटल्स वगैरह के बारे में अपने गोप्रोज वगैरह में शूट नहीं किया था, तो उसको मैं फिर कभी दिखाऊंगा अगर मैं आगे कभी शूट करता हूं तो। अभी आप रास्ते एंजॉय कीजिए मेरी तरह, जैसे मैं एंजॉय कर रहा हूं। ये एक संगम पॉइंट है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन यहाँ पे दो नदियाँ आके मिलती हैं, कौन सी दो वो मुझे नहीं याद। और अब हम कारगिल के अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे कई जगह आपको राफ्टिंग पॉइंट भी मिलेंगे जहाँ पे राफ्टिंग करवाई जाती है। Now it's the day 5 of my ride which is कारगिल टू लेह। देखिए, ऐसा नहीं है कि सोनमर्ग से लेह आप एक दिन में नहीं कर सकते। आप इजीली सोनमर्ग टू लेह कर सकते हैं। 8 से 9 घंटे की राइड होती है ये, लेकिन मैं एक्सप्लोर करते हुए, काफ़ी इन्जॉय करते हुए जा रहा था, तो रुक रुक के फ़ोटोज़ खींचते हुए हर उस व्यू को अपने अंदर एक समाने की कोशिश के चक्कर में मैं थोड़ा सा राइड स्लो ही करता हूँ। तो इसीलिए मैंने कारगिल में स्टे किया था। तो अगर मैं चाहता तो लेह भी पहुँच सकता था, पर फिर इन्जॉयमेंट में फ़र्क आ जाता है। तो अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ कर सकते हैं। कारगिल में स्टे करना चाहें कारगिल में करें, नहीं तो सोनमर्ग से लेह आप डायरेक्ट एक दिन में ईज़िली पहुंच सकते हैं। कारगिल में से एक रोड जाता है झंस्कार वैली के लिए। तो अगर आपकी आइटनरी में झंस्कार है तो दुनिया ये भी करती है, मोस्ट ऑफ द राइडर्स करते हैं कि आप कारगिल आओ, कारगिल से झंस्कार वैली में आप घूमो, देन अगेन बैक टू कारगिल, और फिर लेह, या फिर झंस्कार से भी शायद एक रास्ता जाता है जो आपको लेह लेकर जाता है। तो इट्स अप टू यू कि आपकी आइटनरी क्या है, आपने आइटनरी किस ढंग से सेट करी है, तो उस हिसाब से आप लेह को घूम सकते हैं, लद्दाख को घूम सकते हैं। तो लद्दाख रीजन बहुत बड़ा है, वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को एक्सप्लोर करने आए हैं। ये तो मेन हाईवे है जो मैक्सिमम टूरिस्ट करते हैं। मैंने भी इस टाइम तो यही किया था, इस बारी तो, कि डायरेक्ट सोनमर्ग से वाया कारगिल होते हुए मैं लेह गया था। ज़्यादा इधर उधर मैं जो आपके मोनेस्ट्रीज़ या फिर छोटे मोटे गांव आते हैं उनको कवर नहीं किया था मैंने इस राइड में। बट अगर आपकी आइटनरी है, अगर आप आइटनरी सेट करते हैं तो आप जैसा चाहें वैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस ढंग से एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि राइड स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी नॉलेज आप उस जगह की ले लें जहाँ पर आप राइड करना चाह रहे हैं, ताकि कोई परेशानी ना हो। जैसे पेट्रोल कैंस वगैरह आपको कैरी करनी पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं इस राइड का, तो मैं बेनेली कंपनी की
लियोनचिनो बाइक चलाता हूँ, विच इज़ 500 मॉडल। तो थ्रू आउट द लेह मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करने की ज़रूरत है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा। बल्कि इन रास्तों पर मेरी बाइक ने ईज़िली 30 to 33 की एवरेज दी है, विच इज़ क्वाइट नाइस फॉर अ 500 सीसी मोटरसाइकिल। तो आपकी बाइक किस ढंग की परफॉर्मेंस देती है उस हिसाब से थोड़ी सी जानकारी लेना ठीक रहता है, ताकि रास्ते में किसी तरह की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। क्योंकि जहाँ तक हो सके आप जो ओपन पेट्रोल मिलता है ढाबा पे या फिर छोटी मोटी शॉप्स पर, जहाँ तक हो सके वो आप ना ही यूज़ करें तो बेटर है फॉर द परफॉर्मेंस। क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि बाइक कहाँ धोखा दे जाए, क्योंकि पेट्रोल किस ढंग का अवेलेबल है, किस तरह का है, वो हमें नहीं पता है। तो जहाँ तक हो सके पेट्रोल पंप से ही आप पेट्रोल भरवाएं, वो फ़ायदेमंद है। अभी तक हम कारगिल डिस्ट्रिक्ट की लिमिटेशंस में बाइक चला रहे थे। मतलब ये आगे बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ पढ़ पा रहे हैं तो, कि जस्ट हमने अब कारगिल पीछे छोड़ दिया है और यहाँ से शायद लमायरू की टेरिटरी स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि लमायरू की है या नहीं, पर कारगिल के बाद लमायरू ही नेक्स्ट एक बड़ा विलेज है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गांव का नाम है ज़बायुल, अगर मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। ज़बायुल को इनविजिबल विलेज ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। ये ओल्ड को सिल्क रूट ऑफ इंडिया जो था उसमें पड़ने वाला एक अनइनहैबिटेड विलेज है, जहाँ पर आज की तारीख में कोई नहीं रहता है। अब इसको इनविजिबल क्यों कहते हैं, इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। हो सकता है कि इसमें कोई नहीं रहता इस वजह से, पर अदर्स राइडर्स जो वहाँ के लोगों का कहना है, दूसरे राइडर्स का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ जो उन्होंने मुझे बताया, वो ये कि ये गांव हर बार विजिबल नहीं होता है। 2-3 राइडर्स ने मुझे बताया था कि वो 6 से 8 बार लद्दाख कर चुके हैं और उनको मुश्किल से 2 बार ये गांव देखने को मिला। अब मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही था कि जब मैंने ये जाते वक्त इस रास्ते को क्रॉस किया तो मुझे ये गांव देखने को मिला, पर जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, कहने का मतलब है लेह से बैक टू सोनमर्ग आ रहा था, तो मुझे ये विलेज नहीं देखने को मिला। खैर, नेक्स्ट टाइम जब लद्दाख करेंगे इसको हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, तब इसकी बात और करेंगे। अभी फ़िलहाल हम हैं फातुला टॉप पर। ये लेह श्रीनगर हाईवे पर एक हाईएस्ट पॉइंट है और इसके पीछे अगर आपने देखा ध्यान से तो एक सैटेलाइट का रिसीवर लगा हुआ है जो कि दूरदर्शन का है। यहाँ पर आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लैंडस्केप और बहुत ही ठंड यहाँ पर रहती है, क्योंकि एक पहाड़ का टॉप है तो ऑब्वियसली ठंड तो मिलेगी ही, पर लैंडस्केप काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक्स यहाँ से होती हैं। यहाँ से जैसे ही आप आगे चलेंगे तो मौसम ठंडा होता जाएगा एज़ कम्पेयर टू कारगिल। कारगिल में मौसम काफ़ी गर्म था। और लद्दाख की एक खूबसूरती ये है कि यहाँ पर मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। यहाँ पर कभी भी आपको बारिश मिल सकती है, स्नोफॉल मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहें। अपना बैकपैक जो आप करें उसके अंदर मैं तो यही कहूँगा कि एक रेन लाइनर, एक बरसाती आप ज़रूर कैरी करें, ताकि आप मौसम कितना भी ख़राब क्यों ना हो, आपके एंजॉयमेंट में फ़र्क ना पड़े।
लमायरू विलेज जस्ट क्रॉस करने के बाद मुझे स्नोफॉल मिला। मैं फिर कहूँगा कि मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि लद्दाख मैंने मई के मंथ में किया और स्टिल मुझे ऐसा मौसम मिला। जोजिला में भी काफ़ी अच्छी बर्फ़ थी, वो काफ़ी सुंदर व्यू देखने को वहाँ पे मिला। और यहाँ पर लमायरू विलेज जस्ट क्रॉस करने के बाद इतना हैवी स्नोफॉल। मैंने खैर अपनी तैयारी इस ढंग से करी थी कि मैं अपना रेल लाइनर हमेशा कैरी करता हूँ, मैं कहीं भी क्यों ना जाऊँ। हैवी स्नोफॉल के बाद अब फिर से समय था चटक धूप का, तो मैंने भी अपनी रेन लाइनर वगैरह जो मैंने पहना था वो फिर से उतार के रख दिया। और आप देख पा रहे हो अगर तो सम शेड्स ऑफ माउंटेन्स, अलग अलग रंग के अलग अलग तरह के पहाड़, कुछ रेतीले। ये देखिए आप लेफ़्ट साइड में पर्पल कलर का है तो राइट साइड में डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर का पहाड़ है। और इस रास्ते में एक जगह और आती है, उसमें बोर्ड लगा हुआ है, उसको कहते हैं द मून लैंड। वहाँ की जो मिट्टी है वो जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो इतनी ज़्यादा चमकती है कि वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मानो सही में ही चांद की मिट्टी की तरह, चांद की सतह की तरह दिखती है। यहाँ पर अगर हम परमिट्स वगैरह की बात करें तो अब तो परमिट इतने इजी हो गए हैं। लद्दाख स्टेट गवर्नमेंट ने परमिट सिस्टम ख़त्म ही कर दिया है लगभग। अब आपको परमिट्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप डायरेक्ट ऑनलाइन बस एक टैक्स की तरह समझिए उसे कि आप वो पे करते हैं और उसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो प्रिंट आउट, नहीं तो आप जो सॉफ्ट कॉपी है उसमें QR कोड एक मिलता है आपको, वो आप अपने पास रखिए, वहाँ पे स्कैन करवाइए और आप इजीली पर आप घूम सकते हैं। तो परमिट्स की अगर हम बात करें तो लेह तक कहीं भी आपका इनलाइन परमिट चेक नहीं होता है। लेह से आगे जब आप चलेंगे तो आपके इनलाइन परमिट्स चेक होंगे। लेह तक किसी तरह का कोई परमिट लाइन चेक नहीं होता है। बस आप लेह से पहले आपकी एंट्री वगैरह ज़रूर होंगी। कारगिल में भी मेरी एंट्री हुई थी और आगे भी जब मैं लेह पहुंचूंगा तो लेह से पहले जहां से लेह टेरिटरी स्टार्ट होती है वहां पर भी एंट्री होगी। साथ ही साथ आपका जो कोविड टेस्ट है वो देखा जाएगा। अगर आपने अपनी दोनों डोज कंप्लीट की हुई हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, और अगर आपकी डोज कंप्लीट नहीं है तो आपको RT-PCR टेस्ट आपको दिखाना होगा। तो परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है।
जो लद्दाख पुलिस है वो बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही फ्रेंडली है। तो किसी तरह की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा चेक करके जाएं कि अगर कोई नॉर्म्स वगैरह में चेंज हुए हैं, कोई नई चीज़ तो नहीं मांग ली है, तो बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। आप बस थोड़ी सी तैयारी करके जाएं। दोनों डोज लगवा रखी हैं तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इस वीडियो में ये सफ़र यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जो होगा लेह से आगे। लेह से आगे खारदुंगला, नुब्रा वैली, हुंदर, दिस्कित, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सफ़र यहीं तक का। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।